ठीक है, चलो भाई, तो पिछले वाले क्लास में हम लोग का स्टार्ट जो किए हुए थे उसमें से पॉलिनेशन हम लोग का एक टाइप में भी हुआ है, ठीक ना। एनिमोफिली में भी बताया था क्या मैं, एबायोटिक एजेंट में, एबायोटिक एजेंट्स में से हम लोगों ने विंड पॉलिनेशन कंप्लीट किया हुआ है, किया है या बचा है? अरे बताओगे भाई, विंड पॉलिनेशन हो गया कि बाकी है? हो गया है। तो विंड पॉलिनेशन को ही एनिमोफिली बोला जाता है, बताए थे ना। विंड पॉलिनेशन को क्या बोला जाता है? एनिमोफिली बोला जाता है, ANEMOPH, जो भी है देख लेना, ठीक। उसके बाद फिर सेकंड जो इसमें से टाइप था वो था तुम्हारा हाइड्रोफिली का, ठीक है। तो आज के लिए हेडिंग लगाओ हाइड्रोफिली, चालू करते हैं हाइड्रोफिली। सेकंड टाइप हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली फ्लावर्स, हाइड्रोफिली फ्लावर्स। हाइड्रोफिली फ्लावर्स बोलने का मतलब वो फ्लावर्स जिनका पॉलिनेशन किससे, किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू होता है, ठीक है। जिनका पॉलिनेटिंग एजेंट जो होगा ये वाटर होगा, या फिर पॉलिनेटर जो होता है वो ये वाटर होता है, क्लियर। तो इसमें क्या आ जाएगा? पॉलिनेटिंग एजेंट वाटर। पॉलिनेटिंग एजेंट वाटर, ठीक, पॉलिनेटिंग एजेंट वाटर, क्लियर इतना। अब देखो, जब इसमें से पॉलिनेटिंग देखो ध्यान से, वाटर पॉलिनेशन जो रहता है जनरली, अगर तुम्हारे बुक के हिसाब से देखोगे या इन जनरल भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये बहुत रेयर होता है, क्लियर। वाटर पॉलिनेशन जो रहता है ये बहुत रेयर होता है, क्योंकि समझो, मोस्ट ऑफ द वाटर जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स जो रहते हैं उनमें से बहुत सारे प्लांट्स ऐसे पानी से बाहर निकल गए रहते हैं, ठीक। बहुत कम प्लांट्स, बहुत कम ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स रहते हैं जो कि पूरे के पूरे कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएंगे वाटर में, ठीक है। और मैक्सिमम क्या होते हैं, वाटर सरफेस से बाहर निकल करके आ जाते हैं। अब समझो, अगर वाटर सरफेस के बाहर आ गया, फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे मैंने ये पानी लिया हुआ, ये पानी का सरफेस हो गया, यहाँ से एक फ्लावर जो है ये इतना ऊपर हो गया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक। और इसका जो गायनोसियम है वो इतने ऊपर में लटक रहा है। अब भाई पानी, पानी में चलो यहाँ से मान लो कोई सा भी एक पोलन ग्रेन जो है वो वाटर के थ्रू तैरते तैरते तो इसके सरफेस तक पहुंच जाएगा, यहाँ से कूद के थोड़ी आएगा ऊपर में, ठीक है। तो यहां से वो ऊपर नहीं जा पाएगा, इस वजह से जनरली इस टाइप से जो फ्लावर्स होते हैं इनमें पॉलिनेशन का जो कराने वाला एजेंट होता है वो विंड होता है। विंड पॉलिनेशन के थ्रू मोस्टली प्लांट्स, मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स में भी पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक। तो बहुत कम ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जिसमें कि तुम्हारा पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होगा, मतलब वाटर जो है यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट के जैसा बहुत कम प्लांट्स के लिए बिहेव करने वाला होगा। बात समझे इतना, क्लियर है, ठीक। चलो, जैसे वाटर पॉलिनेशन के लिए, जैसे मान लो वो देखे हो क्या, कमल का फूल देखे हो? हाँ, वो पानी के अंदर रहता है कि बाहर आ जाता है? सिंपल, ठीक। वाटर हाइसिंथ देखे हो क्या? वाटर लिली, वाटर लिली, वाटर लिली, नहीं? अरे कमल के जैसा ही होता है, थोड़े से स्काई कलर दिखाऊंगा इमेज, स्काई कलर में थोड़ा सा दिखता है, ठीक है, थोड़ा सा ब्लूइश टोन में रहता है वो। और वाटर लिली जो रहता है वो भी ऐसे बाहर में रहता है, ठीक है, बाहर में रहता है। तो उसमें भी पॉलिनेशन करवाने के लिए तो वाटर के थ्रू होगा ही होगा, साथ साथ किसके थ्रू हो जाता है? विंड के थ्रू, ठीक। तो मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स में भी पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है। और हाइड्रोपोल मतलब कि ये क्या है? वाटर पॉलिनेशन, ये बहुत ही क्या होता है, एक रेयर होता है, बहुत रेयर होता है, ठीक। तो लिखो इसमें, वाटर पॉलिनेशन is rare as most of the plants, most of the aquatic plants, plants are outside the water, so can be pollinated
बाय विंड। ठीक, सो कैन बी पॉलिनेटेड बाय विंड। विंड से ये पॉलिनेट हो सकते हैं, ठीक है, और मोस्टली तो विंड से ही पॉलिनेट हो ही जाते हैं। बहुत ही कम प्लांट्स ऐसे रहेंगे जो किससे पॉलिनेट होते हैं, वाटर से। आ गया बात समझ में? इतना क्लियर है? ठीक है, ठीक है भाई। तो देखो, अब हाइड्रोफिली फ्लावर्स मतलब कि वाटर पॉलिनेशन के लिए, वाटर पॉलिनेशन के लिए कुछ कुछ, अब इसमें भी हम लोगों को क्या चाहिए, कंडीशंस देखने पड़ेंगे। जैसे हम लोगों ने पिछले वाले के लिए देखा हुआ था, फ्लावर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, वो क्या बोलना चाहिए, वो पोलन ग्रेन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, और जो स्टिग्मा था उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए थे। विंड पॉलिनेशन के लिए देखा हुआ था, पोलन ग्रेन्स के लिए क्या देखा हुआ था, पोलन ग्रेन शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी, मतलब चिपकना नहीं चाहिए, ठीक है। स्टिग्मा शुड बी फेदरी, अरे देखे थे ना, तब जाकर के विंड पॉलिनेशन अच्छे से हो पाता। सेम वैसे ही कुछ कंडीशंस आ जाएंगे किनके लिए, हाइड्रोफिली फ्लावर्स के पार्ट्स के लिए, या तो एक तो पोलन ग्रेन के लिए ले लो, दूसरा फ्लावर्स के लिए ले लो, तीसरा स्टिग्मा या फिर स्टिग्मा के लिए ले लो। जनरली हम लोग पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के लिए ही देखने वाले हैं। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पहले हम लोग देखेंगे पोलन ग्रेन के लिए। पोलन ग्रेन, ठीक, तो पोलन ग्रेन जो रहता है, पोलन ग्रेन यहाँ पे एक तो लाइट वेट होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। दूसरा समझो, अगर पानी में अगर वो ट्रेवल करके जाएगा, तो पानी में अगर ट्रेवल करके जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसका डेंसिटी जो है ये वाटर के डेंसिटी से कम होना चाहिए, ठीक, तब जाकर के वो वाटर में फ्लोट करके वो आगे जा पाएगा या ऊपर जा पाएगा। अगर ये इसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा हो गया, तो ये तो सिंक करके नीचे डूब जाएगा फिर, ठीक है। तब के केस में ये लाइट वेट होना चाहिए एक तो, दूसरा डेंसिटी मत लिखना, वो मैं बता रहा हूं ऐसे ही। एक तो लाइट वेट होना चाहिए, दूसरा ये नॉन वेटेबल होना चाहिए। नॉन वेटेबल बोलने का मतलब ये गीला नहीं होना चाहिए, ठीक। जैसे मान लो ये मैंने एक क्लॉथ लिया हुआ है, ये मैंने एक कपड़ा लिया हुआ है, ठीक है। अगर इस कपड़े को मैं पानी में डालता हूं, तो ये गीला हो जाएगा। गीला हो जाएगा तो ये फिर कपड़ा जो है ये पानी में डूबना चालू हो जाएगा। बात समझ में आया ये? क्लियर? और वहीं अगर मान लो इसको मेरे को गीला नहीं करना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, एक पॉलिथीन से पूरा का पूरा रैप कर दूंगा, ठीक। पॉलिथीन से जब इसको पूरा का पूरा बांध दिया जाएगा, तब इसको मैं पानी में डालूंगा, तो ये डूबेगा ही नहीं फिर। बात समझ में आया ये? क्लियर? तो वेट होने के बाद, मतलब वेट होने के बाद कोई सा भी सब्सटेंस जो रहता है, वाटर उसमें घुस जाता है अंदर अंदर तक, तब जाकर के उसको हम लोग वेट बोलते हैं। क्लियर? और वाटर जब उसके अंदर तक चला जाएगा, तब के केस में वो उसके डेंसिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। और डेंसिटी जब बढ़ा देगा, तो फिर वो उसको ऊपर फ्लोट करने नहीं देगा, वो उसको नीचे सिंक कर देगा, या फिर वहीं पे उसको फ्लोट करवाते रहेगा जहां पे वो है, ठीक है। बट उसको वो ऊपर नहीं आने देता। इसी वजह से जो पोलन ग्रेन्स होंगे, पोलन ग्रेन्स का क्या बोलना चाहिए, नॉन वेटेबल होनी चाहिए, मतलब भीगने नहीं चाहिए। क्लियर है इतना? ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे पोलन ग्रेन के लिए, पहला शुड बी लाइट वेट, सेकंड शुड बी नॉन वेटेबल, ठीक, शुड बी नॉन वेटेबल। अब ध्यान दो, अगर इसको गीला नहीं बनाना है, तो उसके ऊपर में एक वैक्सी लेयर रहता है, ठीक है, मतलब एक ऑयल टाइप का एक लेयर आता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पता है? पीछे 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 म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ठीक है। देखो, इसको नॉन वेटेबल बनाने के लिए क्या रहता है इस पे, म्यूसिलेजिनस कवरिंग, क्या रहता है इस पे, म्यूसिलेजिनस कवरिंग रहता है, ठीक है। म्यूसिलेजिनस कवरिंग वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी सब्सटेंस को गीला नहीं होने देता। बात आया समझ में इतना? क्लियर है? ठीक है। अब देखो, तो ये तो हो गया पोलन ग्रेन के लिए। पोलन ग्रेन के बाद इसमें से स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टिग्मा भी क्या हो जाएगा इसमें से, शुड बी नॉन वेटेबल, ठीक, वेल एक्सपोज्ड, वेल एक्सपोज्ड हो गया। अब फ्लावर से तो कोई लेना देना नहीं है,
क्योंकि पानी पानी जो है वो तो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो कौन सा फ्लावर का जो बढ़िया बढ़िया सुंदर सा कलर है उसको देख करके अट्रैक्ट होने वाला होगा, ऐसा तो है नहीं ना। ठीक, तब के केस में फ्लावर से इसको कोई लेना देना नहीं है, फ्लावर कैसा भी हो यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो भाई, तो इतना होने के बाद अब हम लोग हाइड्रोफिली के दो टाइप्स देखने वाले हैं, जो कि वाटर पॉलिनेशन जो रहता है ये दो टाइप से होता है। एक तो वाटर पॉलिनेशन पानी के अंदर में ही होता है, ठीक है, और दूसरा वाटर पॉलिनेशन या फिर हाइड्रोफिली जो मतलब कि ये जो पॉलिनेशन होगा पानी के थ्रू, ये पानी के सरफेस के ऊपर में भी होता है। तो दोनों जगह देखने के लिए मिलेगा, एक तो वाटर सरफेस के बाहर और दूसरा वाटर सरफेस के अंदर, अंडर वाटर। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। ठीक है भाई, तो देखो दो टाइप से यहाँ पे हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन, लिखो टू टाइप्स। एक को हम लोग बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली, सॉरी एपीहाइड्रोफिली पहले लिखो। ठीक है, एक हो जाएगा एपीहाइड्रोफिली, एक हो जाएगा हाइपोहाइड्रोफिली। एपी का मतलब होता है ऊपर और हाइपो का मतलब होता है नीचे। अब ध्यान दो, एपीहाइड्रोफिली जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है, इसमें मेल फ्लावर जो है, मेल फ्लावर जो है ये वाटर के नीचे होगा, मतलब अंडर वाटर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेल फ्लावर अंडर वाटर। क्लियर। और फीमेल फ्लावर जो रहता है, फीमेल फ्लावर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्लियर। बुक में तुम्हारा जो इसके लिए एग्जांपल दिया हुआ है इस टाइप के पॉलिनेशन के लिए, वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया, ठीक है, वेलिस्नेरिया। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि ये पूरा का पूरा वाटर का एक सरफेस हो गया, ये वाटर का सरफेस ले लिए। अब यहाँ पे मैं जैसे मान लो ये एक फ्लावर ले लिए, चलो ये फीमेल फ्लावर हो गया, ठीक, और नीचे में कहीं पे इसका रहने वाला होगा मेल फ्लावर। नीचे में कहीं पे इसका होगा मेल फ्लावर, ठीक। अब होगा क्या यहाँ पे, वेलिस्नेरिया जैसे है, अब होगा क्या, यहाँ से एंथर रिलीज हुआ, एंथर रिलीज होने के बाद यहाँ से एंथर रिलीज हो गया, एंथर रिलीज होने के बाद ये धीरे 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 यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज हो गया, एंथर फटेगा, एंथर फटने के बाद पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएगा, धीरे धीरे करके ये ऊपर चढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक, और ऊपर चढ़ते हुए ये कहां तक पहुंच जाएगा, सरफेस तक। अब वाटर में क्या होता है, छोटे मोटे वेव्स चलते ही रहते हैं। अब भाई कोई सा भी वाटर बॉडी ले लो, छोटे मोटे वेव्स चलते ही हैं, तालाब भी ले जाओगे ना तो तालाब में भी छोटे छोटे वेव्स चलते रहते हैं। ठीक है, तब के केस में यहां से मान लो ये जो पोलन पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन जो है यहाँ से ये ऊपर चला गया, ठीक है, ये यहां से मान लो ऊपर चला गया और ये आ जाएगा यहाँ तक, ये आ गया सरफेस तक। क्लियर, ये आ गया सरफेस तक। अब सरफेस में ये वेव्स के थ्रू इधर से उधर घूमेगा, ठीक है, घूमते फिरते ये पहुंच जाएगा किसके पास, फीमेल फ्लावर के पास, और यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बोलने का मतलब पॉलिनेशन हो जाएगा। क्लियर, क्लियर इतना। इसके जो फीमेल पार्ट्स होते हैं ये वाटर सरफेस से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, बहुत ज्यादा ऊपर होगा तो फिर कैसे पहुंचेगा वहां। ठीक है, इसके जो फीमेल पार्ट्स होते हैं, बोलने का मतलब स्टिग्मा जो रहता है वो वाटर सरफेस के ही आसपास में रहता है, इतने आसपास में रहता है कि ये जो पोलन ग्रेन है वो वहां तक पहुंच जाए। क्लियर, ठीक, तो ये हो जाएगा किसके लिए, एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली बोलने का मतलब पॉलिनेशन जहां पे वाटर सरफेस के ऊपर होता है। समझ में आ गया ये, क्लियर। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली के केस में बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर जो रहते हैं ये वाटर के अंदर में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही फ्लावर्स जो रहेंगे ये वाटर के अंदर में मिलते हैं। इसके लिए बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है वो है जोस्टेरा का। ठीक, ये जो रहता है ये एक मरीन प्लांट होता है, ठीक है, ये मरीन वाटर प्लांट है, ठीक। वेलिस्नेरिया ये जो है ये फ्रेश वाटर प्लांट है,
ठीक है। वेलिस्नेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया। हाइड्रिला देखे हो क्या? हाइड्रिला देखे हो? नहीं? तुम्हारे किसी घर के आजू बाजू में कोई छोटा मोटा तालाब टाइप का है क्या? नहीं? नहीं? ये अभी पानी भरेगा, अभी बारिश होने वाला है, ठीक है। अभी गर्मी जाएगा, फिर गर्मी जाने के बाद बारिश आएगा, बारिश आएगा तो ये बाग तालाब भरेगा, ठीक है। तो ठंडी के महीने में याद करना, यहां से लेके आएंगे हाइड्रिला, ठीक। अरे बहुत बड़ी हाइड्रिला जो है ये एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है। क्लास 10th में हम लोग जब थे तो उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें से हाँ घास के जैसा ही होता है, ठीक है, लेकिन पानी के अंदर में होता है। क्लियर? वो देखे हो क्या, क्या बोलते हैं, जो तुलसी का एक फ्लावर टाइप का निकलता है, उसके लीफ नहीं, उसके फ्लावर टाइप, कैसे दाने दाने टाइप के निकलते हैं ना, ऐसे दाने दाने टाइप के निकलते हैं ना, ठीक। तो ये जो पूरे के पूरे इस टाइप से फ्लावर टाइप के रहते हैं तुलसी में, वैसे ही दिखता है ये हाइड्रिला। अभी देखेंगे उसका इमेज। ये क्लियर हुआ क्या? ठीक है। ये कौन सा वाटर है? मरीन वाटर है, ठीक। ये समंदर में मिलेगा, पानी के पूरे अंदर में रहता है। अभी इसका भी इमेज देखेंगे। तो हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब क्या हो जाएगा? पानी के अंदर, ठीक। अब पानी के अंदर में ही दोनों के दोनों क्या रहेंगे? ये मान लो वाटर सरफेस हो गया, पानी के अंदर में यहाँ पे मेल फ्लावर मिलेगा, पानी के अंदर में यहाँ पे फीमेल फ्लावर मिलेगा, और यहीं पे अंदर अंदर में क्या हो जाएगा? दोनों का पॉलिनेशन हो जाएगा। फिर तो इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है। और जो ऊपर में होता है एपीहाइड्रोफिली। क्लियर? लिखो लिखो जल्दी लिखो, फटाफट दोनों एग्जांपल्स लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी लिखो। और नीचे में एक लाइन में और लिख लेना भले कि फ्रेश वाटर प्लांट्स कौन कौन से बोला अभी मैं? वेलिस्नेरिया और साथ साथ हाइड्रिला, ठीक है। और जोस्टेरा जो है ये मैरीन वाटर प्लांट, ठीक है, मैरीन वाटर प्लांट। जल्दी लिखो जल्दी भाई, आज लंबा चौड़ा खींचेंगे थोड़ा सा। चलो हाइपोहाइड्रोफिली ये हो गया इतने में से, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हाइपोहाइड्रोफिली, ये तो हाइड्रोफिली बोल रहे थे वाटर पॉलिनेशन को, और विंड पॉलिनेशन को एनिमोफिली, थर्ड नंबर। दोनों एबायोटिक एजेंट्स थे, अभी बायोटिक एजेंट दिख रहे हैं। बायोटिक एजेंट्स, बायोटिक एजेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीमोफिली, ठीक, इसको बोलते हैं एंटीमोफिली। क्लियर? क्लियर? देखो एंटीमोफिली जो रहता है इसमें तुमको लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए मिलता है। जनरली जनरली बायोटिक एजेंट्स में हम लोग किनके बारे में पढ़ेंगे? एक होता है इसमें से इंसेक्ट्स, और एक आ जाएगा इसमें से एनिमल्स। एक हो जाएगा इसमें से इंसेक्ट्स और एक हो जाएगा इसमें से एनिमल्स। ध्यान दो, जो प्लांट्स होते हैं सारे प्लांट्स के जो पॉलिनेटर्स होते हैं, खास करके एनिमल्स और इंसेक्ट्स में, सारे प्लांट्स के स्पेसिफिक पॉलिनेटर्स होते हैं, ठीक। जैसे सड़े गले बदबूदार जगह में कौन जाना पसंद करेगा? जो फ्लाई होता है, अरे जो मक्खी वगैरह होते हैं यही जाते हैं ना, ठीक। तो ऐसे फ्लावर्स जहां जिसमें से बदबू आता हो भाई, उनको भी तो पॉलिनेशन का रिक्वायरमेंट होगा, उनको भी तो अपना जो क्या है स्पीसीज है उसको आगे बढ़ाना है, ठीक। तो उनमें पॉलिनेशन करवाने के लिए फ्लाइज वगैरह चले जाते हैं। किसी में वॉर्म, जो वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, सिल्क वॉर्म्स जैसे हो गया, इस टाइप से जो वॉर्म्स होते हैं वो पॉलिनेशन कर। तो बोलने का मतलब यहाँ पे इतना है कि अलग अलग फ्लावर्स के, अलग अलग टाइप के प्लांट्स के जो पॉलिनेटर्स होते हैं ये अलग अलग और स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। क्लियर? इसमें से भी कौन कौन से आगे? एक आगे तुम्हारा इंसेक्ट, दूसरा आ जाएगा इसमें से एनिमल्स। इतना समझ में आया क्या? क्लियर है? अब देखो एनिमल्स, ये जो एंटीमोफिली होता है, बोलने का मतलब इनमें जो पॉलिनेशन एनिमल्स के थ्रू जो पॉलिनेशन किया जाता है ये एक्चुअली में म्यूचुअल सिम्बायोसिस का एक एग्जांपल है। समझ, म्यूचुअल सिम्बायोसिस बोलने का मतलब गिव एंड टेक का रिलेशन, ठीक। मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स पॉलिनेशन करवाने के लिए आएंगे इन फ्लावर्स के, ठीक है, उनको भी बदले में कुछ ना कुछ चाहिए। तो समझो ध्यान से, अगर कोई सा भी इंसेक्ट हो गया या फिर कोई एनिमल हो गया जो कि प्लांट में पॉलिनेशन करवाता है, अब पॉलिनेशन करवाने के लिए वो लोग नहीं जाते वहां पे,
भाई किसी को ये थोड़ी पता है कि पोलन ग्रेन को उठा करके स्टिग्मा में डालना है, किसी मक्खी मच्छर को थोड़ी पता रहेगा ये, नहीं ना। तब के केस में ये लोग वहां पे अपने फायदे के लिए जाते हैं। तो प्लांट्स बेसिकली ऐसे प्लांट्स जो एंटीमोफिली होते हैं, बेसिकली इनके पास दो चीजें तो तुमको तीन चीजें तो मिलेगा ही मिलेगा। एक तो फ्रेगनेंस, ठीक है, चाहे वो गुड स्मेल हो या फिर बैड स्मेल भी मिल सकता है, क्लियर है। दूसरा इनके पास मिलेगा तुमको कलरफुल पेटल्स, ठीक। और तीसरा इनके पास प्रेजेंट होता है नेक्टर्स, नेक्टर्स प्रेजेंट होता है जो कि नेक्टर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो समझो समझो यहां से जो ये तीनों ही उसके क्या बोलना चाहिए फीचर्स हैं, ये तीनों ही जो उसके फीचर्स है, ये तीनों किसके लिए है, जो पॉलिनेटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। कलरफुल पेटल्स अगर दिखेगा तो पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होकर के उसके पास जाएगा। जैसे हम लोग भी, जो हम ह्यूमंस भी हैं, हम लोग भी फूल अगर कोई सा कलरफुल दिखता है, जो ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा होगा, उसके पास जाकर उसको तोड़ करके लेकर के चले आओगे, समझ में आया। जो जो सबसे ज्यादा कलरफुल दिख रहा होगा फूल, फ्लावर, ठीक है, उसको वहां से ले आओगे। तो हम लोग भी जब जाते हैं, मान लो जाते जाते के टाइम पे किसी दूसरे फ्लावर का एंथर पता चला तुम्हारे बॉडी में टच हो गया है और तुम्हारे बॉडी में आ चुका है, तुम फ्लावर लेने गए और वही एंथर जो है वो किसी दूसरे फ्लावर में चला गया, वही पोलन ग्रेन जो है वो दूसरे फ्लावर में चला गया। तब के केस में तुम भी क्या बन जाओगे, उसके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट बन जाओगे, समझ में आया। और गए किसके लिए थे, ह्यूमन बीइंग फ्लावर को खाने के लिए थोड़ी जाएगा, खाती है क्या। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो फ्लावर को लेने जाएगा तो उसका जो कलरफुल पेटल्स वगैरह उसको देख करके लेने जाएगा, या फिर अगर बहुत अच्छे तरीके से स्मेल कर रहा हो, बहुत बहुत बढ़िया स्मेल कर रहा हो, तब जाकर के उस फ्लावर को लेने जाएगा, क्लियर इतना, ठीक। फ्लावर लेकर के तो उस टाइम पे ह्यूमन भी क्या बन सकता है, एक पॉलिनेटिंग एजेंट बन सकता है। अब जैसे मान लो कुछ इंसेक्ट्स हैं, इनको इनको नेक्टर चाहिए होता है, ठीक है, इनको अपने एग को प्रोटेक्ट करने के लिए, भाई वो भी तो एग लेकर रहे होंगे, एग दे रहे होंगे, ठीक। तो उनके जो अंडे होते हैं, उनके जो आने वाले ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनको भी शेल्टर का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। और फ्लावर्स तो देखे हुए, वो फ्लावर्स तो बड़े बड़े होते हैं, अरे छोटे साइज के भी फ्लावर्स आते हैं, बड़े साइज के भी फ्लावर्स आते हैं। तो जो बड़े साइज के फ्लावर्स होते हैं, उनका उनके जो खाली स्पेस रहेंगे, उनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है क्या, नहीं ना। तो वहां पे करेंगे क्या, जो ये इंसेक्ट्स रहते हैं जैसे देखो फ्लावर तो इस टाइप से तुमको देखने के लिए मिलेगा, मोस्टली कटोरे के शेप में। अरे मोस्टली फ्लावर्स ऐसे कटोरे के शेप में रहता है भाई, उसमें तुमको ऐसे अंदर में स्पेस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये जो खाली स्पेस है अंदर में, वो कोई काम का है क्या, नहीं। तो यहाँ पे जैसे इंसेक्ट आता है, अपना अंडा छोड़ दिया वहां पे, तो वहां पे कोई दूसरा एनिमल आएगा नहीं, क्लियर, आएगा भी तो वो एकदम हिडन है ना, अंदर में रखा हुआ, मतलब वो हिडन है, तो उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन मिल जाता है। दूसरा इंसेक्ट्स वगैरह आएंगे तो ये प्लांट उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, नेक्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो ऊपर से इनके स्मेल्स होते हैं, इनका जो कलरफुल पेटल रहता है, उन सबको देख करके अट्रैक्ट होकर के ये इंसेक्ट आता है, क्लियर। और इंसेक्ट आता है तो वहां पे उनका उनका पॉलिनेशन करवाने के लिए नहीं आता, इंसेक्ट वहां पे आता है तो अपने फायदे के लिए आता है, ताकि उसको वहां पे शेल्टर मिल पाए, उनके जो एग्स हैं उनको शेल्टर मिल पाए, उनको अच्छा सा स्मेल आ रहा होता है, उनको नेक्टर का रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। तो इन सारे अपने काम के लिए ये इंसेक्ट्स वगैरह जो रहते हैं क्या होते हैं, पॉलिनेशन के लिए प्लांट के पास पहुंचते हैं, समझ में आ गया। ये सेम इसी टाइप से एनिमल्स भी पहुंचेंगे, जैसे कोई एनिमल भी ले लो, जैसे लिजर्ड वगैरह हो गया, वो लिजर्ड मतलब क्या क्या बोलते हैं उसको, हाँ गिको लिजर्ड होता है ना, घूमते रहता है, ठीक। तो वो टाइप के जो एनिमल्स रहते हैं, या जैसे बड़े बड़े साइज के एनिमल्स भी होते हैं, अभी तो पता है ह्यूमन भी करा लेते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। तो एनिमल्स भी क्या होते हैं, पॉलिनेशन के एजेंट्स होते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स, एलिफेंट ले लो, क्या बोलते हैं, कोई सा भी जानवर ले लो भाई, कोई सा भी जानवर ले लो, सारे के सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, किसके लिए था, बायोटिक एजेंट, मतलब कि एंटीमोफिली के लिए। एक तो इंसेक्ट्स भी आ जाएंगे, दूसरा एनिमल्स भी आ जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लावर्स के, तो फ्लावर्स क्या होने चाहिए, फ्लावर्स में क्या क्या, पेटल शुड बी कलरफुल,
फ्रेगमेंट, फ्रेगनेंस प्रोड्यूसिंग, या क्या लिखेंगे इसको, फ्रेगनेंसफुल, फ्रेगनेंसफुल फ्लावर, ठीक। और फ्लावर्स में उसके जो स्टेमन और एंथर, सॉरी एंथर और पिस्टिल होने चाहिए, ठीक है, वो वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए। तो इसमें क्या लिखेंगे, वेल एक्सपोज्ड, एक तो स्टिग्मा लिखो, वेल एक्सपोज्ड स्टिग्मा, ठीक है। तो बस भाई फ्लावर्स के लिए और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे, इतना ही लिखना है, फिर आ जाएगा समझ में इतना, ठीक है। चलो भाई इतना हो गया तो बताओ जल्दी, इसके बाद फिर हम लोग देखने वाले हैं यहाँ से पॉलिनेटिंग एजेंट हो गया ना, बस अब पॉलिनेशन, पॉलिनेशन देख चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, लगाओ हेडिंग, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। देखो पहले मैं यहाँ पे पूरा समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो समझो, फिर आगे उसको लिखना ध्यान से। सबसे पहले जैसे मान लो कि यहां से हम लोगों का वेट, चलो तो ये जैसे मान लो पिस्टिल हो गया, ठीक। अब पिस्टिल में यहाँ पे मान लो आया हुआ है पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन आया हुआ है। तो देखो पहले चीजों को सुनो समझो, फिर एक एक करके लिखेंगे ध्यान से। देखो जब भी पोलन ग्रेन जो रहता है वो किसी स्टिग्मा के ऊपर में पहुंचता है, तो दो दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो 2 सेल्ड स्टेज में हो सकता है या फिर वो 3 सेल्ड स्टेज में हो सकता है। समझ में आया? 2 सेल्ड स्टेज में अगर ये पहुंचा हुआ रहेगा, जैसे 60% केसेस में 2 सेल्ड स्टेज में पहुंच जाता है, अरे देखिए ना भाई पहले में, ठीक है, तो 60% केसेस में 2 सेल्ड स्टेज में पहुंच गया, उसके बाद जो तीसरा थर्ड सेल जो यहाँ पे बनने वाला रहेगा, बोलने का मतलब सेकंड जनरेटिव सेल जो बनने वाला रहेगा वो यहाँ पे ही माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू सेकंड जनरेटिव सेल यहाँ पे फिर बनता है। क्लियर हो गया ये? क्लियर हो गया ये? ठीक है। अब देखो आगे, दो पोलन ग्रेन यहाँ पे पहुंच गए। अब पोलन ग्रेन्स पहुंचने के बाद सबसे पहला तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ पोलेंस होगा। पहला प्रोसेस क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ पोलन। अब देखो बहुत सारे प्लांट, अभी अभी हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में देखा हुआ था कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जो अपने ही टाइप के पोलन ग्रेन के लिए सेल्फ इनकम्पेटिबल होते हैं। बोलने का मतलब अपने ही प्लांट का अगर कोई पोलन ग्रेन अगर उनके ऊपर में आया हुआ है तो उसके गैमेट्स को ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको बोला जाता है सेल्फ इनकम्पेटिबल। देखे थे ना पिछले वाले क्लास में, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये वाला पोलन ग्रेन अगर सेल्फ इनकम्पेटिबल वाला फ्लावर है, तब के केस में उसी उसी प्लांट का अगर यहाँ पे पोलन ग्रेन आया हुआ रहेगा तो उसको ये क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। दूसरा, मान लो ये हिबिस्कस का पिस्टिल है और इस पे मान लो कि कोई दूसरे फ्लावर का, रोज का आकर के यहाँ पे पोलन ग्रेन गिरा हुआ है, तो वो तो दूसरे स्पीसीज का फ्लावर का हो गया, ठीक है। तब के केस में भी ये जो पिस्टिल है ये उस पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब देखो ये जो सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे पोलन ग्रेन को जो छांटने का जो प्रोसेस चल रहा था, यहाँ पे इनके पोलन ग्रेन्स और पिस्टिल इनके बीच में केमिकल इंटरेक्शंस होते हैं। बोलने का मतलब कुछ एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन्स ऐसे यहाँ पे सीक्रेट होंगे जिनके थ्रू पिस्टिल को ये पता चलता है कि जो भी पोलन ग्रेन वहां पे डस्ट हुआ है या पोलन ग्रेन जो वहां पे आया हुआ है वो डिजायर्ड पोलन ग्रेन है कि नहीं है। क्लियर? समझ में आया? जिस टाइप के पोलन ग्रेन का रिक्वायरमेंट इसको है वो पोलन ग्रेन वो है कि नहीं है। जब ये कंफर्म हो जाएगा इसके बाद फिर पोलिनेशन हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये कंफर्म हो गया कि यही पोलन ग्रेन इसके एग तक पहुंचाने का काम है, ठीक, तब के केस में देखो अब अगला होगा क्या। अब अगर ये पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में पहुंचा है तो यहीं आकर के ये क्या बनाएगा? 3 सेल स्टेज बनाएगा। क्लियर? 3 सेल स्टेज में पहुंचने के बाद अब पोलन ग्रेन जो रहता है इसके पास टोटल कितने सेल्स मिलते हैं? 2 सेल्स। एक होता है
सेल्स 3 है, टाइप्स 2 है, एक हो जाएगा वेजिटेटिव सेल और एक हो जाएगा जनरेटिव सेल। समझ में आ गया? तो जैसे देखो ध्यान से यहाँ पे फिर बनाएंगे, मैं इसको जूम करके यहाँ बाहर में बना रहा हूं। देखो ये जैसे हो गया तुम्हारा वेजिटेटिव सेल, ठीक। बोल ऊपर का लेयर क्या बनाया है? हाँ ये ऊपर का जो लेयर बनाया है येलो कलर से, ये क्या लेयर बनाया है? सिंपल भाई, स्पोरोपोलेनिन का लेयर है। ये किसका लेयर है? स्पोरोपोलेनिन का लेयर है। समझ में आ गया? ये एक्साइन बनाएगा, अंदर वाला पार्ट इंटाइन, ठीक है। अब देखो ये जो बीच में रास्ता बोल तो क्या है? जंप फोर्स है, ठीक। अब देखो पोलन ट्यूब बनाने में जो हेल्प करता है ये होता है वेजिटेटिव सेल। क्लियर है? अब देखो ये तो वेजिटेटिव सेल का ये लेयर हो जाएगा, सेल वॉल हो जाएगा। वेजिटेटिव सेल जो रहता है जहां पे इसको जंप पोर दिखेगा, जहां पे इसको जंप पोर दिखेगा, जंप पोर दिखने के जहां पे इसको दिखेगा वहीं से ये ग्रो करना इस टाइप से चालू करता है, वहीं से ये नीचे ग्रो करना चालू करेगा। अब इसके अंदर में जनरेटिव सेल्स थे, इसके अंदर में जनरेटिव सेल्स थे। जब ये पोलन पोलन ट्यूब कौन बना रहा है? वेजिटेटिव सेल। कौन बना रहा है? वेजिटेटिव सेल थ्रू जंप पोर, ठीक है। जंप पोर के थ्रू ये पोलन ट्यूब बनाएगा। तो आगे आगे कौन चलते हुए जा रहा है? वेजिटेटिव सेल। अरे ये वेजिटेटिव सेल का ही पार्ट हुआ ना, ठीक है। तो आगे आगे कौन चलते हुए जाता है? वेजिटेटिव सेल। और इसी के पीछे पीछे में इसको फॉलो करते हुए कौन जाएंगे? दो जंप पोर, सॉरी जनरेटिव सेल्स, ठीक है। और यही जो जनरेटिव सेल्स हैं यही क्या है? मेल गैमेट्स। ये क्या है? मेल गैमेट्स है। समझ में आया? ये कितना क्लियर हुआ? स्टेप समझ में आया क्या क्या हो रहा है? सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे पोलन ग्रेन आएगा। पोलन ग्रेन अब डिपेंड करेगी वो 2 सेल स्टेज में या 3 सेल स्टेज में है, ठीक। उसके बाद फिर पोलन ग्रेन का सिलेक्शन होगा। पोलन ग्रेन का जो सिलेक्शन होता है वो वेरियस केमिकल्स या फिर वेरियस एंजाइम्स या फिर वेरियस प्रोटीन्स के थ्रू होगा, ठीक है। पोलन ग्रेन जैसे सिलेक्ट हो जाता है, पोलन ग्रेन सिलेक्ट होने के बाद वेजिटेटिव सेल जो है ये पोलन ट्यूब्स बनाने में हेल्प करता है। पोलन ट्यूब ये जनरेट करना स्टार्ट करेगा और ये आगे आगे चलना चालू करेगा। और मतलब ये सक्सेसर, सॉरी प्रीडिसेसर है। प्रीडिसेसर मतलब पहले चलने वाले, ठीक। और सक्सेसर मतलब उसके बाद में आने वाले कौन हो जाएंगे? जनरेटिव सेल्स। और इसी को फॉलो करते हुए पोलन ट्यूब का रास्ता को फॉलो करते हुए जनरेटिव सेल्स जो है ये आगे बढ़ेंगे। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो ये क्या है? पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो इतने को पहले बनाओ फिर लिखते हैं। वो वाला डायग्राम को बनाओ, इस वाले डायग्राम को बाजू में कहीं पे बना लेना। ये हो जाएगा वेजिटेटिव सेल और ये दोनों हो जाएंगे यहां से जनरेटिव सेल। इतना इतना बनाया क्या? ठीक है, अब इसको लिखते हैं भाई। देखो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ पहले पोलन ग्रेन्स हो गया या पोलन का सिलेक्शन हो गया। पोलन सिलेक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा? इफ इफ पोलन इज इन टू सेल्ड स्टेज, it divides mitotically to form three cells। ठीक है, टू फॉर्म थ्री सेल। इसमें लिखेंगे वेजिटेटिव सेल हेल्प्स इन जनरेटिंग पोलन ट्यूब्स, ठीक। वेजिटेटिव सेल इज प्रीडिसेसर
and generative cells are successor. ठीक, वेजिटेटिव सेल इज प्रीडिसेसर एंड जनरेटिव सेल्स आर सक्सेसर. क्लियर. अब यहां से पोलन ट्यूब बनना चालू हो. मान लो ये पोलन ग्रेन से ये पोलन ट्यूब बनना चालू हुआ. अब ये पोलन ट्यूब आया नीचे. ठीक है, पोलन ट्यूब जनरेट होना स्टार्ट हो गया है. ये ओवरी में 3 रास्ते से एंटर कर सकता है. ओवरी में, एम्ब्रियो सैक में नहीं. कहां पे? ओवरी में. ओवरी बाहर वाला पार्ट है, तो ओवरी में ये तीन रास्ते से एंटर कर सकता है. क्लियर इतना? ठीक है, चलो तो इतना लिख लिया, पूरा मिटाएं इसको. आगे देखो, नेक्स्ट लिखना पोलन ट्यूब enters to ovule. इसमें स्पेसिफाई करके लिख लो, नॉट कहां पे? एम्ब्रियो से. नॉट एम्ब्रियो सेट. पोलन ट्यूब enters to ovule through पोलन ट्यूब कैन लिखो, कैन enters to ovule through 3 different ways. थ्रू डिफरेंट वे, 3 डिफरेंट वेज. ठीक है, देखो ध्यान से. अब यहां जैसे ठीक है, देखो तो ये जैसे अभी एज्यूम कर लो, ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या हो गया? ओव्यूल. ठीक है, यहां अंदर में क्या मिलेगा तुमको? एम्ब्रियो सेट. ठीक, यहां अंदर में तुमको देखने के लिए मिलेगा एम्ब्रियो सेट. तीन अलग अलग रास्ते हैं. देखो ध्यान से, ये वाला रीजन क्या है? चेलेजा. ठीक, ये हो जाएगा चेलेजा. ये तुमको क्या दिख रहा होगा? ये जो लेयर्स लेयर्स में दिख रहा है, इंटेग्यूमेंट्स. ठीक है, ये लेयर्स लेयर्स क्या हो जाएगा? इंटेग्यूमेंट्स. ये लेयर लेयर क्या हो जाएगा? इंटेग्यूमेंट्स. और नीचे वाला रीजन माइक्रोपाइल. ठीक है, अब देखो अंदर में तुमको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, अंदर में यहाँ पे क्या रहेगा? एम्ब्रियो सैक. क्लियर. एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे 3 सेल्स, यहाँ पे 3 सेल्स, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई. क्लियर. सेम वैसे यहां, सेम वैसे वहां. एज्यूम कर लेना भाई. ये अब पोलन ट्यूब ऊपर से होते हुए आ रहा है. पोलन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर में एंटर करने के लिए 3 पाथवे कौन कौन सा हो जाएगा? पहले देखो, सबसे पहला अगर पोलन ट्यूब जो है, अगर पोलन ट्यूब जो है ये सीधा का सीधा चैलेजा से एंटर किया, पोलन ट्यूब जो है ये किधर से एंटर किया? सीधा चैलेजा साइड से एंटर किया. ठीक है, कहां से एंटर करेगा? चैलेजा साइड से. तब के केस में इसको हम लोग बोलते हैं चैलेजोगेमी. एक रास्ता हो गया किधर से? चैलेजा से. सेकंड, अगर चैलेजा से एंटर ना करके अगर ये एंटर कर रहा है थ्रू इंटेग्यूमेंट. ठीक, ये अगर चैलेजा से एंटर ना करके कहां से? इंटेग्यूमेंट के थ्रू एंटर किया हुआ है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं मीजोगेमी. ठीक, इसको बोलते हैं मीजोगेमी. नेक्स्ट, अब अगला जो है ये
ना ही चैलेजा से और ना ही इंटेग्यूमेंट से। ये अब सीधा एंटर करेगा किधर से बोलने से, ये अब एंटर कर रहा है मान लो माइक्रोपाइल से। ये अब किधर से एंटर कर रहा है, सीधा माइक्रोपाइल से, ठीक है। तो इसको बोला जाता है पोरोगैमी। इसको क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। क्लियर हो गया। तो तीन वेज है, तीन वेज है किसमें एंटर करने के लिए, ओव्यूल में। समझे, कहां पे एंटर करने के लिए, ओव्यूल में एंटर करने के लिए तीन वेज है। सबसे पहला चैलेजा से, चैलेजा से अगर एंटर करता है तो उसको चैलेजोगैमी बोलते हैं। दूसरा इंटेग्यूमेंट से, अगर इंटेग्यूमेंट से एंटर करेगा तो उसको हम लोग मीजोगैमी बोलेंगे। और तीसरा जो है वो सीधा माइक्रोपाइलर एंड से, अगर माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करता है तो इसको हम लोग पोरोगैमी बोलते हैं। क्लियर हो गया, इतना इतना समझ में आ गया। अब ध्यान दो, यहां पे हम लोगों ने पोलन ट्यूब का एंट्री करवाया हुआ है अभी सिर्फ और सिर्फ ओव्यूल में। लेकिन जब ये एम्ब्रियो सैक में एंटर करता है तो एम्ब्रियो सैक में एंटर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होता है, कौन सा, माइक्रोपाइल। समझे इतना, किधर से वो एंटर करेगा, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोपाइल से। अब देखो ध्यान से, मैं यहीं पे डायग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, तुम लोग यहीं तक बनाना है इसको, बाकी को अगले में बनाएंगे। ये किसमें से आ रहा है, चलेजा से। तो चलेजा से आते हुए ये चलेजा से गया 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 और वापस से ये एंट्री मारेगा कहां पे, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में ये एंट्री मारेगा तो किधर से मारेगा, ये माइक्रोपाइलर एंड। समझे इतना। ये इंटेग्यूमेंट में तो एंटर कर गया है, लेकिन इंटेग्यूमेंट में आने के बाद ये फिर कहां आएगा, वापस माइक्रोपाइल में। और किधर से एंटर करेगा, ये माइक्रोपाइल, और ये तो माइक्रोपाइल में ही जा रहा है, ठीक है। तो ये सीधा माइक्रोपाइल से ही ओव्यूल में भी एंटर करेगा और ओव्यूल से कहां पहुंच जाएगा, सीधा एम्ब्रियो सैक में। बात समझ में आया, इतना क्लियर है। तो ये तीन टाइप के टोटल एंट्री होता है पोलन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर। और अगर बोला जाए कि पोलन ट्यूब जो रहता है ये एम्ब्रियो सैक में किधर से एंटर करेगा, बोलने से सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता, कौन सा हो जाएगा, माइक्रोपाइलर एंड, थ्रू माइक्रोपाइलर एंड। समझे इतना, ठीक। बनाओ भाई इतना जल्दी फटाफट। एक काम करना, इसमें ये सेकंड वाला डायग्राम को मत बनाना अभी। ठीक, इसमें लिख लेना ना, ये थ्रू इंटेग्यूमेंट्स है, ये थ्रू चलेजा, ये हो जाएगा थ्रू इंटेग्यूमेंट। ठीक, और ये हो जाएगा थ्रू माइक्रोपाइल। थ्रू माइक्रोपाइल। हो गया क्या, बना लिए। अब मेरे को कौन बताएगा कि एम्ब्रियो सैक में एंट्री जो रहता है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से ही क्यों होता है, उससे मतलब नहीं है। नहीं, इधर नहीं, बाजू स्पेस था नहीं। यहां पे हम लोगों ने देखा हुआ था, ऊपर में 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, नीचे में दो सिनर्जिड्स होते हैं ना। तो सिनर्जिड्स के अंदर में क्या रहता है, फिलिफॉर्म एपरेटस रहता है। तुमको क्या बताया गया था, याद करो। फिलिफॉर्म एपरेटस जो रहते हैं वो केमिकल सिक्रेट करता है जब जब सिनर्जिड्स फटेगा। समझे इतना, ठीक है। तो सिनर्जिड्स जब फटेगा, अब देखो ध्यान से, ये लिख लिया क्या, बना लिया पूरा, ये बना लिया पूरा, ठीक है। आगे देखो, ये एक सेकंड, इसको और थोड़ा सा बड़ा बना दे। देखो, अब जैसे हम लोग यहाँ पे अब जैसे हम लोग यहाँ पे एम्ब्रियो सैक फॉर्म करते हैं, तो ये हो गया एम्ब्रियो सैक, ये हो गया एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक के सारी डिटेलिंग यहाँ पे पहले बना लो। एक तो आ जाएंगे नीचे में, एक ये और एक ये दोनों क्या हो जाएंगे,
सिनर्जिड्स। ठीक है, एक काम वेट, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये दोनों हो गया सिनर्जिड्स। इनके अंदर में क्या मिलता है बोलने से, फिलीफॉर्म एपरेटस, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहने वाला होगा। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया एग सेल, क्लियर। ऊपर में 3 आ जाएंगे एंटीपोडल सेल, ठीक है, 1 2 3, 3 एंटीपोडल सेल हो गया, और बीच में यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई। इतना क्लियर हो गया क्या? ठीक है, अब देखो पोलन ट्यूब ऊपर में कहीं पे होगा, ठीक है, तो पोलन ट्यूब को डायरेक्शन दे रहा है कौन, ये। अब यहाँ पे होगा क्या, एक एक सिनर्जिड जो है ये फटेगा, एक सिनर्जिड फटेगा, एक सिनर्जिड जैसे यहाँ से फटेगा तो इसके अंदर में ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये सिग्नल रिलीज करने वाला होगा। सिग्नल जब रिलीज, ये तो पूरा रप्चर हो गया ना, रप्चर हो गया बोलने का मतलब ये स्पेस जो है ये खाली हो गया, यहाँ से ये स्पेस जो है ये क्या हो गया, यहाँ से खाली हो गया, ये तो पूरा का पूरा फट गया, ठीक है, ये स्पेस खाली हो गया। अब ऊपर से क्या आ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है, पोलन ट्यूब, कोई सा भी रास्ते से घुमा के ले आओ, चलो हम लोग यहीं से ले आते हैं, ठीक है, यहां से आ रहा है, तो पोलन ट्यूब जब इसमें से एंटर करेगा तो इसको कौन सा जगह पता है, इसको ये फटे हुए सिनर्जिड का जगह पता है, क्योंकि वो वहां से केमिकल सीक्रेट किया हुआ था, तो इसको ये पता है कि कहां से ये केमिकल सीक्रेट हुआ है, क्लियर। अब उसी केमिकल जहां से वो जो केमिकल सीक्रेट हुआ है उसी के बाजू में एग सेल है, वो भी इसको पता है, ठीक। तो ये एंट्री किधर से लेने वाला होगा, जहां पे सिनर्जिड बस्ट किया हुआ है, जहां पे केमिकल्स रिलीज हुए हैं, जहां पे इसको डायरेक्ट किया गया था, यही ने बुलाया है भाई उसको, समझे। तो ये अगर उसको बुलाया है तो ये अपने घर बुलाएगा, तो ये जब यहाँ पहुंचेगा तो समझो ध्यान से, पोलन ट्यूब जो है वो यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ आने के बाद ये एंट्री किधर से लेगा, वही फटे हुए या वही बस्ट किए हुए सिनर्जिड के रास्ते से ये एंट्री लेने वाला होगा, क्लियर। एंट्री लेने के बाद इसके पास कितने कितने जनरेटिव सेल्स थे, दो जनरेटिव सेल्स थे, समझो। एक जनरेटिव सेल जो है ये जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास, ठीक, और दूसरा जनरेटिव सेल जो है ये जाएगा किसके पास, एग सेल के पास, क्लियर क्लियर। एक जनरेटिव सेल किसके पास जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई के पास, और दूसरा एग सेल के पास, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्टिलाइजेशन, चलो नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन, ठीक। देखो फर्टिलाइजेशन में जनरली होगा क्या, यहाँ पे एक तो दो कौन एंटर करेंगे यहाँ पे, जनरेटिव सेल्स, ठीक है, तो लिखो 2 जनरेटिव सेल्स, यही क्या है, मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट। 2 जनरेटिव सेल्स एंटर टू एम्ब्रियो सेक, थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, ठीक, थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, वन फ्यूज्ड विथ egg cell to produce embryo, ठीक है। another fused with central nuclei, अब याद करो सेंट्रल न्यूक्लियाई कैसे बनता है, बाय द फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करेंगे, याद करो बताया था ये भी n होता है, ये भी n होता है, दोनों मिलकर क्या बना लेगा 2n, और जब ये तीसरा गैमेट यहाँ पे आएगा, तीसरा n आएगा, तो टोटल यहाँ पे कितने n हो गए 3, तो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड कंडीशन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है, ट्रिप्लॉइड कंडीशन, ठीक। देखो तो सेंट्रल न्यूक्लियाई के लिए लिख लेना, formed
formed due to fusion of polar nuclei. सेंट्रल न्यूक्लियस कैसे बना हुआ है? फॉर्म ड्यू टू फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई, और इसका प्लॉइडी भी लिख लो भाई यहीं पे 2n, ये 2n बना लिया, ठीक है। अनदर फ्यूज्ड विद सेंट्रल न्यूक्लियस टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म, टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म, ठीक है। और प्राइमरी एंडोस्पर्म जो रहता है ये कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड इन नेचर, ट्रिप्लॉइड इन नेचर। अब ध्यान दो यहां पे, ये तीन मतलब कि तीन हैप्लॉइड का फ्यूजन हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। तीन हैप्लॉइड का फ्यूजन हुआ है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन कितने बार हुआ? 2। एक आकर किसके साथ मिला हुआ है? पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और एक आकर किसके मिला हुआ है? एग सेल के साथ। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसी वजह से इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को क्या बोला जाएगा? डबल फर्टिलाइजेशन। और फ्यूजन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्रिपल फ्यूजन। इसी स्टेज को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। बात समझ में आया? ये क्लियर? ठीक है भाई, चलो आज के लिए सेशन यहीं एंड करते हैं।